नमस्कार बच्चों। कक्षा 10 की विज्ञान विषय के लिए RSCERT उदयपुर द्वारा वर्कबुक जारी की गई है, जिसमें विज्ञान विषय के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं बोर्ड परीक्षा के लिए वो दे रखे हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं इसका आधार रेखा आकलन। आधार रेखा आकलन के अंदर 9वीं और 10वीं क्लास के जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो दे रखे हैं। प्रश्न नंबर 1, न्यूट्रॉन के खोजकर्ता थे। तो न्यूट्रॉन के खोजकर्ता थे जेम्स चैडविक। से ऑप्शन सही होगा। जे थॉमसन है, वो इन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। नील्स बोर है, इन्होंने इलेक्ट्रॉन की गति के बारे में बताया था कि इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक के चारों ओर वर्ताकार कक्षा में गति करते हैं। और रदरफोर्ड है, इन्होंने स्वर्ण पत्र पर अल्फा कणों की बौछार करके ये पता लगाया कि जो परमाणु का जो संपूर्ण द्रव्यमान है वो उसके बीच में स्थित होता है, और उसे इन्होंने नाम दिया था नाभिक। यानी कि नाभिक की खोज है वो रदरफोर्ड ने की थी। प्रश्न नंबर 2, सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है। तो आवर्त सारणी में सोडियम है वो कितने नंबर पे आता है? तो ये आता है 11 नंबर पे। ऑप्शन नंबर द सही हो जाएगा। 9 नंबर पे आता है फ्लोरीन, और 10 नंबर पे आता है नियोन, और 12 नंबर पे आता है मैग्नीशियम। प्रश्न नंबर 3, ये 9वीं क्लास का प्रश्न है। 36 ग्राम जल में मोलों की संख्या होती है। तो हमें किसी पदार्थ के अंदर मोलों की संख्या ज्ञात करनी है, तो उसका सूत्र होता है उस पदार्थ का भार बट्टे परमाणु द्रव्यमान या मौलिक द्रव्यमान। उस मोल का द्रव्यमान कितना है उसका भाग दे देंगे। तो भार है वो तो हमें दे रखा है 36 ग्राम। 36 ग्राम जल में देखना है तो ऊपर तो 36 आ जाएगा, और भाग में परमाणु द्रव्यमान देखें तो जल का जो आणविक सूत्र होता है वो होता है H2O। 2 परमाणु हाइड्रोजन के और 1 परमाणु ऑक्सीजन का। हाइड्रोजन का जो परमाणु द्रव्यमान है वो होता है 1। अब हाइड्रोजन के 2 परमाणु है तो 2 को 1 से गुणा हो जाएगा। और ऑक्सीजन का 1 परमाणु है और ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान होता है 16। 2 को 1 से गुणा करेंगे, 2 प्लस में 16, 16 और 2 हो जाएंगे 18। तो जल का जो परमाणु द्रव्यमान है वो होता है 18। तो 36 के अंदर 18 का भाग देंगे और ये भाग जाएगा 2 बार। तो 36 ग्राम जल में मोलों की संख्या है वो 2 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे 4 नंबर प्रश्न, CO2 का मोलर द्रव्यमान होता है। CO2 का मोलर द्रव्यमान देखना है तो इसके अंदर कार्बन का 1 परमाणु है और 2 परमाणु है वो ऑक्सीजन के। तो कार्बन का जो मोलर द्रव्यमान है या कार्बन का जो परमाणु द्रव्यमान है वो होता है 12, और ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16 होता है। अब ऑक्सीजन के 2 परमाणु है तो 16 को 2 से गुणा हो जाएगा। 12 प्लस 16 को 2 से गुणा करेंगे, 16 2 32, 12 और 32 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएंगे 44। तो CO2 का मोलर द्रव्यमान है वो हो जाएगा 44। ऑप्शन नंबर द। प्रश्न नंबर 5, कैल्शियम क्लोराइड का सूत्र होता है। तो कैल्शियम क्लोराइड का सूत्र होता है CaCl2। ऑप्शन नंबर ब। आगे प्रश्न नंबर 6, पीतल निम्न की मिश्र धातु होती है। पीतल मिश्र धातु है वो कौन सी दो धातुओं को मिलाने से बनती है? तो जो पीतल मिश्र धातु है वो बनती है कॉपर और जिंक को मिलाने से। तो ऑप्शन नंबर द सही हो जाएगा। कॉपर और टिन इन दोनों को मिलाने से कांसा मिश्र धातु है वो बनाई जाती है। तो प्रश्न नंबर 6 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द। प्रश्न नंबर 7, किसी अम्ल का पीएच संभवतः क्या होता है? पीएच के आधार पे देखा जाता है पदार्थ को कि वो पदार्थ अम्लीय है यानी कि अम्ल है, या क्षार है, या फिर वो उदासीन है। तो अगर किसी पदार्थ की पीएच का मान 7 होता है तब तो वो उदासीन होता है। अगर पीएच का मान 7 से कम होता है तब वो पदार्थ अम्ल होता है, और अगर पीएच का मान 7 से अधिक होता है तब वो पदार्थ है वो क्षार होता है। तो हमें ये पूछा है कि किसी अम्ल का पीएच कितना होता है। अगर कोई पदार्थ अम्ल है, अम्लीय प्रवृत्ति है उसकी, तो उसकी पीएच का मान क्या होगा? तो उसकी पीएच का मान 7 से कम होगा। तो यहाँ पे इन चारों ऑप्शन के अंदर हम देखें तो जो 2 है वो 7 से कम है, तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ए। 7 पीएच है ये होती है उदासीन प्रवृत्ति के पदार्थ की, और 11 और 14 है ये पीएच मान होते हैं क्षारीय पदार्थ के। आगे प्रश्न नंबर 8, ब्यूटेनॉल का प्रकार्यात्मक समूह होता है। ब्यूटेनॉल है वो इनमें से कौन सा है? कीटोन है, एल्डिहाइड है, एल्कोहल है, या कार्बोक्सिलिक अम्ल है? तो ब्यूटेनॉल अगर इसमें हम अनुलग्न देखें, हिंदी के अंदर अगर हम ये कहें कि वो प्रत्यय क्या है,
तो ब्यूटेनॉल है, इसमें प्रत्यय है वो ओल है, और ओल प्रत्यय यानी कि विज्ञान की भाषा में इसको कहते हैं अनुलग्न, जो बाद में लगाया जाता है, और जो पहले लगाया जाता है उसे कहते हैं पूर्व लगन। यहाँ पे जो अनुलग्न है वो ओल है, और ओल अनुलग्न है वो होता है एल्कोहल का। यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ब। कीटोन के लिए अनुलग्न है वो आता है ओन, जैसे कि शब्द आ जाएगा ब्यूटेनोन, ब्यूटेनोन, प्रोपेनोन। अगर इस प्रकार का उच्चारण आता है, लास्ट में ओन आता है, तो उसका प्रकार्यात्मक समय वो कीटोन होता है। एल्कोहल के लिए ओल आता है, ब्यूटेनोल, प्रोपेनोल, एथेनॉल, मेथेनॉल। और एल्डिहाइड है, इसके लिए अनुलग्न आता है एल, जैसे कि प्रोपेनेल, ब्यूटेनेल। और कार्बोक्सिलिक अम्ल है, इसके लिए अनुलग्न आता है ओइक अम्ल, प्रोपेनोइक अम्ल, ब्यूटेनोइक अम्ल। कार्बोक्सिलिक अम्ल होते हैं, इनमें अनुलग्न है वो ओइक रहता है। तो हमें ब्यूटेनॉल को पूछा है, तो ब्यूटेनॉल का अनुलग्न ओल है, और ओल अनुलग्न होता है एल्कोहल का। इसमें सही उत्तर हो जाएगा ब। आगे 9 नंबर प्रश्न, सोडियम धातु जल से अभिक्रिया कर कौन सी गैस उत्सर्जित करती है? तो सोडियम धातु है वो जल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाती है। सोडियम धातु का प्रतीक हो गया Na, और ये क्रिया करेगा जल यानी कि H2O से। तो 2 सोडियम के परमाणु लेंगे और 2 ही अणु है वो जल के देंगे। जब हम इनकी क्रिया करवाएंगे तो यहाँ पे विस्थापन अभिक्रिया होगी। H2O है, इसका अगर समूह देखें तो इसका जो समूह होता है वो होता है H पॉजिटिव और OH नेगेटिव। तो यहाँ पे जो नेगेटिव आयन है OH नेगेटिव वो सोडियम के साथ जुड़ेगा, तो ये हो जाएगा 2NaOH, और प्लस में यहाँ पे केवल हाइड्रोजन के अणु बचेंगे 2, तो इसे लिखेंगे H2। तो ये क्रिया होगी 2Na प्लस 2H2O, तो ये बनेगा 2NaOH प्लस H2। तो यहाँ पर जो गैस निकलेगी वो गैस होगी हाइड्रोजन गैस। प्रश्न नंबर 10, 2H2 प्लस O2 2H2O उदाहरण है। यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 परमाणु और ऑक्सीजन के 2 परमाणु मिलकर जल का निर्माण कर रहे हैं। यहाँ पे 2 परमाणु जुड़ रहे हैं, इसलिए यहाँ पे इस अभिक्रिया का नाम होगा संयोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया है वो तब होती है जब किसी एक पदार्थ से टूटकर 2 अन्य उत्पाद बनते हैं। और विस्थापन अभिक्रिया वो होती है जिसमें एक परमाणु के जो तत्व हैं वो दूसरे परमाणु के साथ संयोजन करते हैं, यानी कि एक से अलग होकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। जैसे कि अभी हमने पढ़ा 2Na प्लस 2H2O, तो यहाँ पे H2O के साथ जो OH नेगेटिव आयन था वो Na के साथ जुड़ गया, यानी कि एक स्थान से ये दूसरे स्थान पर चला गया। ये होती है विस्थापन अभिक्रिया। और द्विविस्थापन अभिक्रिया वो होती है जिसमें जो अभिकारक होते हैं, जिन दो के बीच में अभिक्रिया होती है, उनके परमाणु आपस में स्थान परिवर्तित करें। एक के साथ जो जुड़ा हुआ है वो दूसरे के साथ आ जाए, और जो दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है वो पहले के साथ आ जाए, वो होती है द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो यहाँ पे 2 परमाणु मिलकर एक अणु का निर्माण कर रहे हैं, तो यहाँ पे अभिक्रिया हो जाएगी संयोजन अभिक्रिया। प्रश्न नंबर 11, सजीवों की मूलभूत इकाई होती है। तो जो सजीवों की मूलभूत इकाई होती है वो होती है कोशिका। आगे प्रश्न नंबर 12, ये भी 9वीं क्लास का प्रश्न है। मुर्गी के अंडे में कोशिकाओं की संख्या होती है। तो मुर्गी के अंडे में एक कोशिका होती है, यानी कि मुर्गी का जो अंडा होता है उसे एकल कोशिका माना जाता है, यानी कि वो एक एकल कोशिका होती है, तो उसमें कोशिकाओं की संख्या 1 होगी। प्रश्न नंबर 13, जल किस अवस्था में पाया जाता है? ठोस, द्रव, गैस या उपयुक्त सभी? तो यहाँ पे सही ऑप्शन होगा द, उपयुक्त सभी। जल है वो ठोस के रूप में भी पाया जाता है, जैसे कि बर्फ है, और द्रव के रूप में हम देखते ही हैं जल पानी रहता ही है, और गैस के रूप में भाप के रूप में भी जल है वो रहता है। तो इन तीनों ही अवस्थाओं में जल है वो पाया जाता है। प्रश्न नंबर 14, दालों व दूध में मुख्यतः पोषक तत्व होता है। तो दाल और दूध है, इन दोनों के अंदर जो मुख्य पोषक तत्व है वो होता है प्रोटीन। प्रश्न नंबर 15, विटामिन सी के स्रोत का समूह है। तो विटामिन सी है वो खट्टे पदार्थों में पाया जाता है, यानी कि जो पदार्थ खट्टे होते हैं उनके अंदर विटामिन सी पाया जाता है। तो यहाँ पे जो हमें समूह दे रखे हैं, इनमें 6 नंबर समूह है, इसमें नींबू, आंवला और संतरा, ये तीनों खट्टे पदार्थ होते हैं, और इन तीनों के अंदर ही विटामिन सी पाया जाता है। तो ऑप्शन सही हो जाएगा 6। प्रश्न नंबर 16,
कोशिका के किस अंग को आत्मघाती थैली कहा जाता है? तो जो लाइसोसोम है इसको आत्मघाती थैली कहा जाता है। इसके अंदर पाचक एंजाइम होते हैं और अगर ये थैली फट जाती है तो इसके अंदर जो एंजाइम होते हैं वो उस पूरी अंग को, उस पूरी कोशिका को नष्ट कर देते हैं, तो इसे कहा जाता है आत्मघाती थैली। ऑप्शन नंबर द। प्रश्न नंबर 17, पुष्प में स्त्री केसर के भाग हैं। तो पुष्प के अंदर दो प्रकार के भाग पाए जाते हैं, एक तो होता है पुंकेसर और एक होता है स्त्री केसर। जो स्त्री केसर होता है उसके तीन भाग होते हैं, वर्तिका, वर्तिकाग्र और अंडाशय। ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 18, लैंगिक जनन प्रक्रिया में नर व मादा जननांगों में बनने वाले अगुणित कोशिकाएं कहलाती हैं। अगुणित कोशिकाएं जो निषेचन से पहले की जो कोशिकाएं होती हैं उन्हें कहा जाता है युग्मक। ऑप्शन नंबर बे। और निषेचन के बाद में जो गुणित कोशिकाएं हो जाती हैं उन्हें कहा जाता है युग्मनज। यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा बे। प्रश्न नंबर 19, मेंडल ने आनुवंशिकता संबंधी प्रयोग किए थे। तो जो मेंडल ने आनुवंशिकता के प्रयोग किए थे वो किए थे मटर के ऊपर। ऑप्शन नंबर से। प्रश्न नंबर 20, मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या। यहाँ पे हमें गुणसूत्रों की संख्या पूछी है तो गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है और अगर गुणसूत्रों के युग्म पूछे तो युग्म 23 होते हैं और गुणसूत्र हैं वो टोटल होते हैं 46। प्रश्न नंबर 21, किसी वस्तु पर लगने वाले धक्के या खिंचाव को क्या कहते हैं? तो जब किसी वस्तु पर कोई बल लगाया जाता है, उसे धक्का दिया जाता है या उसे खींचा जाता है तो उसको हम कहते हैं बल। ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 22, प्रति सेकंड कंपनों की संख्या कहलाती है। एक सेकंड के अंदर कितने कंपन होते हैं उसको हम कहते हैं आवृत्ति। ऑप्शन नंबर बे। आवर्तकाल क्या होता है? एक कंपन में लगे समय को आवर्तकाल कहते हैं और एक सेकंड में कंपनों की जो संख्या होती है उसे आवृत्ति कहा जाता है। प्रश्न नंबर 23, ध्वनि का संचरण किस में संभव नहीं होता? तो ध्वनि के संचरण के लिए कुछ न कुछ माध्यम की आवश्यकता होती है, चाहे वो माध्यम ठोस हो, द्रव हो या गैस हो। यानी कि ठोस वस्तु होती है जैसे कि लोहा है, लोहे के अंदर ध्वनि का संचरण हो सकता है। द्रव में अगर हम देखें पानी है उसके अंदर ध्वनि का संचरण हो सकता है। गैस है तो गैसों के अंदर भी ध्वनि का संचरण हो सकता है। निर्वात है उसमें ध्वनि का संचरण नहीं हो सकता। तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा द। प्रश्न नंबर 24 हमें दे रखा है, कार्य करने की दर कौन सी भौतिक राशि कहलाती है? कार्य करने की जो दर होती है ना उसे कहते हैं शक्ति। ऑप्शन नंबर से। प्रश्न नंबर 25, सोनार एक ऐसी युक्ति है जिसमें दूरी, दिशा व चाल मापने के लिए किस प्रकार की ध्वनि का प्रयोग किया जाता है? सोनार का प्रयोग है वो समुद्र के अंदर दूरी का पता करने में, एक समुद्र के अंदर जो पर्वत होते हैं उनकी स्थिति का पता करने के लिए किया जाता है। और सोनार के अंदर जो ध्वनि प्रयुक्त की जाती है वो प्राश्रव्य ध्वनि या प्राध्वनि काम में ली जाती है। और प्राध्वनि जो होती है इनकी जो रेंज होती है ये 20 किलो हर्ट्ज या 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। प्रश्न नंबर 26, किस लेंस में सदैव एक आभासी, सीधा तथा छोटा प्रतिबिंब बनेगा चाहे बिंब कहीं भी स्थित हो? कौन सा लेंस ऐसा है जिसके अंदर बिंब का मतलब हो गया वस्तु, वस्तु को चाहे हम कहीं पे भी रखें उससे जो प्रतिबिंब बनेगा वो हमेशा आभासी, सीधा और छोटा होगा। तो ये होता है अवतल लेंस। अवतल लेंस के अंदर वस्तु को चाहे हम कहीं पे भी रख दें, जो अवतल लेंस होता है उसके अंदर चाहे आप इस रेखा के ऊपर जो मुख्य अक्ष होता है इसके ऊपर वस्तु को कहीं पर भी रख दो, इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो हमेशा एक तो आभासी होगा यानी कि वास्तव में नहीं बनेगा, दूसरा सीधा होगा और एक वस्तु से हमेशा छोटा होगा। प्रश्न नंबर 27, समतल दर्पण की आवर्धन क्षमता कितनी होती है? आवर्धन का मतलब होता है कि जो प्रतिबिंब है वो बिंब का कितने गुना है, बिंब से कितने गुना बड़ा है या कितने गुना छोटा है। तो समतल दर्पण के अंदर हम देखें तो जिस आकार का बिंब होगा या जिस आकार की वस्तु होगी उसी आकार का प्रतिबिंब बनता है। जो हमारे घरों में दर्पण होता है वो समतल दर्पण होता है। तो समतल दर्पण में हम देखते हैं कि जैसा चेहरा हमारा होता है, जितनी लंबाई हमारे चेहरे की होती है या जितनी लंबाई हमारी स्वयं की होती है, ठीक वही लंबाई हमें उस दर्पण के अंदर दिखाई देती है। तो यहाँ पे जो आवर्धन क्षमता होती है वो होती है 1 गुना।
आगे 28 नंबर प्रश्न, उत्तल लेंस की क्षमता खालिस्तान तथा अवतल लेंस की क्षमता खालिस्तान होती है, धनात्मक या ऋणात्मक, इस प्रकार के हमें ऑप्शन दे रखे हैं। तो जो लेंस की क्षमता होती है वो होती है 1/फोकस दूरी। तो 1/f का जो मान होता है वो लेंस की क्षमता होती है। अब ये धनात्मक होगी या ऋणात्मक होगी वो फोकस दूरी पर निर्भर करेगी। उत्तल लेंस है, इसके अंदर हम देखें तो यहाँ पे जो वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वो लेंस के दाईं तरफ बनता है, और दाईं तरफ हमेशा जो संख्याएं लिखी जाती हैं वो प्लस में लिखी जाती हैं। तो उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी है वो धनात्मक होती है, और फोकस दूरी अगर धनात्मक होती है तो इसकी क्षमता है वो भी धनात्मक होगी। और अवतल लेंस के अंदर अगर हम वस्तु का प्रतिबिंब देखें तो जो प्रतिबिंब है वो अवतल लेंस से पहले ही बनेगा। यहाँ पे जो प्रकाश किरणें हैं वो अवतल लेंस से पहले मिलती हुई प्रतीत होती हैं, और जहाँ पर प्रकाश किरणें मिलती हुई प्रतीत होती हैं मुख्य अक्ष के ऊपर, उसे ही हम मुख्य फोकस कहा जाता है। और मुख्य फोकस से केंद्र के बीच की जो दूरी होती है वही फोकस दूरी कहलाती है। तो यहाँ पे जो मुख्य फोकस होगा या फोकस दूरी होगी वो ऋणात्मक होगी, इसलिए इसकी क्षमता है वो भी ऋणात्मक होगी। तो उत्तल लेंस की जो क्षमता है वो तो धनात्मक होती है, और अवतल लेंस की क्षमता है वो ऋणात्मक होती है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे प्रश्न नंबर 29 नंबर प्रश्न में हमें पूछा है हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है। तो हीरे का अपवर्तनांक है वो होता है 2.42। 1.00 है, ये होता है वायु का अपवर्तनांक। आगे 30 नंबर प्रश्न, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा होती है। तो इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ऑप्शन नंबर ब।